हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 2 दिसंबर 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहली न्यूज़ ली गई है, बीएसएफ के क्षेत्राधिकार में विस्तार से पंजाब पुलिस की शक्ति नहीं छिनी है। ये स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये पूरा मामला क्या है देखिए, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया है। सबसे पहले समझिए कि जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं भारत के, जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं भारत के, उसमें बीएसएफ की तैनाती की जाती है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती की जाती है। और इनको उस राज्य का 15 किलोमीटर का एरिया दिया जाता था। अब इनका अधिकार क्षेत्र बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। इसी को चैलेंज किया था पंजाब गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो ये फैसला लिया गया है उससे किसी भी राज्य की पुलिस की कोई जो शक्ति है वो नहीं छीनी जा रही है और ना ही उनके अधिकार में कोई कमी आ रही है। बस ये है कि किलोमीटर का एरिया बढ़ा दिया गया है। हालांकि पंजाब सरकार का केंद्र सरकार के विरुद्ध जो मूलवाद दाखिल हुआ था, उसके कारण ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में लिया गया था। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जो 3 सदस्यीय पीठ थी, उन्होंने टिप्पणी की कि जब पंजाब सरकार के वकील ने पंजाब में बीएसएफ के क्षेत्राधिकार को 15 से 50 किलोमीटर बढ़ा दिया, तो इससे पंजाब सरकार का क्या लॉस हो रहा है, जबकि वहां सुरक्षा और पुख्ता हो जाएगी। तो ये एक आप मान के चलिए कि केस डिसमिस हो गया है। और आपको पता होना चाहिए कि जो बीएसएफ है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी, 1965 में की गई थी। अब ये सीमावर्ती राज्य क्या हैं, क्षेत्र क्या हैं, ये हम समझ लेते हैं। इस मैप के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे कि देखिए राजस्थान है, राजस्थान की जो सीमा है वो पाकिस्तान से लग रही है। उसके बाद जो जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है पंजाब, और उसके बाद लद्दाख की कुछ सीमा अफगानिस्तान से लगती है, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसी तरह से नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, उसके बाद बिहार के साथ इसमें पश्चिम बंगाल की भी सीमा लगती है, सिक्किम राज्य की लगती है। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश का चाइना के साथ, भूटान के साथ, ये सीमावर्ती राज्य बोले जाते हैं। तो ये आपने मैप के माध्यम से समझा। अब यहाँ पर हम नोट्स के तौर पर इसको या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि जैसे अफगानिस्तान की जो से हम सीमा साझा करते हैं, जम्मू कश्मीर पीओके का जो भाग है, बांग्लादेश के साथ हम पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम का करते हैं। भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल का करते हैं। चाइना के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। उसके बाद म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। नेपाल के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा साझा होती है। पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान की सीमा साझा होती है। श्रीलंका के साथ मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत से अलग किया जाता है, यानी कि बीच में ये पड़ता है मन्नार की खाड़ी, जिसमें श्रीलंका अलग हो जाता है और भारत अलग हो जाता है। वहीं पर मालदीव के साथ लक्षद्वीप के नीचे हिंद महासागर का दक्षिण पश्चिमी भाग आता है। तो ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 2050 से पहले कार्बन उत्सर्जन खत्म करें विकसित देश। विकसित देश, अब विकसित देश और विकासशील देश क्या होता है। देखिए, जो विकासशील देश होते हैं, जैसे इंडिया है, तो आप समझ सकते हैं कि वो देश होते हैं विकासशील देश जहां पर आर्थिक विकास का जो चरण होता है वो प्रारंभिक होता है। प्रति व्यक्ति आय भी कम होती है, गरीबी और बेरोजगारी का स्तर भी अधिक होता है और देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी विकास नहीं हुआ होता है। वहीं पर जो विकसित देश होते हैं वो इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होती है, आर्थिक विकास उनका टॉप का होता है, जैसे कि चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, जापान, फ्रांस, ये सब विकसित देश हैं। और इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, हर लिहाज से वे टॉप में होते हैं कंट्रीज़ में। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है।
तो यहाँ पर जो यूएई में के दुबई में जो कॉप 28 चल रहा है, कॉप 28 मतलब COP कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्राइडे को विकासशील और गरीब देशों को जलवायु से निपटने के लिए वित्तीय मदद देने का आह्वान कर रहे थे, यानी कि जो विकासशील देश हैं और जो गरीब देश हैं उनको पैसे दिए जाएं, IMF द्वारा दिए जाएं या फिर वर्ल्ड बैंक द्वारा दिए जाएं, ताकि वो विकास कर सकें। और विकसित जो देश हैं उनको 2050 से पहले, काफ़ी पहले तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त कर देना चाहिए। कॉप 28 में ट्रांसफॉर्मिंग क्लाइमेट फाइनेंस एक टॉपिक था, उस सत्र को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री। देखिए यहाँ पर लिखा गया है ट्रांसफॉर्मिंग क्लाइमेट फाइनेंस, और इसमें यह भी बताया गया कि जो बहुपक्षीय विकास बैंकों को न केवल विकास के लिए बल्कि जलवायु कार्रवाई के लिए भी आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। भारत और जो ग्लोबल साउथ है, अन्य देशों ने जलवायु संकट में बहुत कम योगदान दिया है। अगर 2023 में जो हमारे देश में G20 का सम्मेलन हुआ था वो सफलतापूर्वक रहा था, तो उसके बाद अब जब प्रधानमंत्री वहां पर गए हैं तो वो कॉप 33वें नंबर का जो कॉप होगा उसको कराने, अपने आयोजन भारत में कराने के लिए प्रस्ताव रखेंगे, और यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी इसी सम्मेलन में रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में होने वाली इस बैठक में वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण किस तरीके से किया जाए उस पर चर्चा हुई है और सामूहिक फैसले कैसे हों। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया के लिए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क के लिए भी प्रतिबद्ध है। कॉप 28 में ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव यानी कि पर्यावरण बचाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को प्रोत्साहन देने की पहल लॉन्च की गई है। यह पहल पर्यावरण मंत्रालय द्वारा की गई है। इसके तहत जल संचय और वनीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें बेहतर काम करने वाली एजेंसियां, विभागों, संगठनों को ग्रीन क्रेडिट दिया जाएगा, जिसका वे कारोबार में एक निवेश पत्र की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। इसमें यह भी बताया गया है कि जो कॉप 28 है उसमें 160 से ज़्यादा देश इसमें भाग ले रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने जो 2070 तक जो भारत है उसको जीरो कार्बन उत्सर्जन राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया हुआ है। तो आपको कॉप का फुल फॉर्म पता चल गया, COP कॉप 28, इसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, और ये करवाता है UNFCCC, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। फिर से सुन लीजिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अनियंत्रित हो सकते हैं हालात। नौसेना प्रमुख 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष नौसेना दिवस मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसी उपलक्ष्य में वे हिंद प्रशांत क्षेत्र में जिस तरीके से चीन की आक्रामकता है उसको लेकर वैश्विक चिंताएं हैं, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने की बात कही उन्होंने। नौसेना प्रमुख ने सभी समान विचारधारा वाले देशों को हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए, इस पर विशेष फोकस किया। मैप के माध्यम से हम समझते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र क्या है। देखिए आप ये जितना ब्लू एरिया देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा हिंद प्रशांत क्षेत्र है, जिसमें चाइना अपना, ये चाइना का बॉर्डर है, चाइना अपना पूरी दखल अंदाजी इसमें दिखाता है। वो दूसरे देशों के जो विमान वाहक पोत होते हैं या फिर जो नौसेना होती है उनको कहीं ना कहीं डराता है या फिर डिस्टर्ब करता है। तो एक तरीके से वहाँ पर चीन का दबदबा माना जाने लगा है। इसी को रोकने के लिए क्वाड का भी गठन हुआ था, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत सदस्य देश हैं। तो क्वाड के बनने से हालांकि चाइना इसमें थोड़ा सा बैकफुट पे आया है, और चाइना ये बोलता रहा है कि ये इन्होंने सैन्य संगठन, जिस तरीके से नाटो है उस तरीके से इन्होंने सैन्य संगठन बनाया हुआ है। हालांकि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन लोगों ने खंडन किया है कि ये सिर्फ और सिर्फ समुद्री मार्ग से किस तरीके से व्यापार को आसान बनाया जाए उसके लिए ये संगठन बनाया गया है, ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसानी से हम आयात और निर्यात कर सकें मालवाहक पोतों के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, और इसमें एक पॉइंट और है कि 1000
महिला अग्निवीर शामिल कर ली गई हैं नौसेना में। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में नहीं देगा डिवीजन और डिस्टिंक्शन। देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि सीबीएसई जो है, उन्होंने 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा है उससे पहले बहुत बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने कहा है कि अब डिवीजन या डिस्टिंक्शन नहीं दिया जाएगा। अगर 5 से अधिक पेपर देता है कोई छात्र तो उसके सबसे अच्छे 5 विषय तय करने का अधिकार छात्र के संबंधित स्कूल या संस्था को होगा। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि कोई श्रेणी, विशेष योग्यता या कुल प्राप्तांक नहीं दिए जाएंगे। सीबीएसई अंक प्रतिशत की गणना नहीं करता है, उसकी घोषणा या सूचना नहीं देता है। आपको पता होगा कि जो प्रतिस्पर्धा बच्चों में बढ़ रही थी, उसकी वजह से बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो दबाव में रहने लगे थे। इसी को देखते हुए सीबीएसई ने क्या किया था, सीबीएसई ने ये किया कि मेरिट लिस्ट ही हटा दी थी। हम मेरिट डिसाइड नहीं करेंगे, बच्चों को सिर्फ अंक दिए जाएंगे, ये इसने टॉप किया, उसने टॉप किया, ये सब चीज़ें हम हटा देंगे। इससे क्या होगा, बच्चे प्रेशर फील नहीं करेंगे। उसी की तरफ एक कदम और बढ़ाते हुए डिवीज़न और डिस्टिंक्शन भी समाप्त कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि वामपंथी उग्रवाद से जल्द मुक्त हो जाएगा भारत। ये स्टेटमेंट दिया है अमित शाह ने, और बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ये बात बोली गई है। आपको पता होगा कि जैसा अभी बताया भी मैंने कि बीएसएफ जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और भारत के केंद्रीय गृह मंत्री इस समय कौन है, अमित शाह। और जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह ने कहा कि भारत जो है वो शीघ्र ही वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो जाएगा। नक्सलियों से हमारी जो आखिरी लड़ाई चल रही है, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस लड़ाई को जीतने के काफ़ी करीब है और प्रतिबद्ध हैं। मोदी सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही हिंसा की घटनाओं में 52% और मृत्यु की घटनाओं में 70% की कमी आई है, और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले 96 से घटकर सिर्फ 45 ही रह गए हैं। तो बीएसएफ का बहुत बड़ा रोल रहता है। देखिए, जब भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ और चाइना का युद्ध हुआ 1965 और फिर 71 वाला, उसके बाद 61 और 65 वाला, उसके बाद बीएसएफ की ज़रूरत महसूस की जाने लगी कि जो हमारी सीमाएं हैं उनके लिए अलग से संगठन गठित किया जाए। तब बीएसएफ का उदय हुआ था, और बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 में यानी कि 1965 में की गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। COP28 से ही है कि मोदी ने हरजोग, सुनक सहित कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात की। अब ये हरजोग कौन है? देखिए, ये हैं इजराइल के राष्ट्रपति इज़ाक हरजोग हैं, और प्रधानमंत्री कौन हैं इजराइल के, बेंजामिन नेतन्याहू। तो उन्होंने इजराइल और हमास युद्ध पर चर्चा की। उन्होंने जो 7 अक्टूबर को हमास हमले में मारे गए इजराइल के लोग थे, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करी और बताया कि लड़ाई के इतर कोई और रास्ता निकाला जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मुलाकात की। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करके कहा कि ऋषि सुनक के साथ शानदार बातचीत हुई है, और भारत ब्रिटेन की मजबूत दोस्ती आने वाली पीढ़ी के लिए और बेहतर भविष्य बनाने में मदद करेगी। उन्होंने लिखा कि अपने मित्र राष्ट्रपति लूला से मुलाकात कर कई मुद्दों पर, द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई। लूला जो हैं वो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली, बहरीन के शासक हमद बिन इंसा अल खलीफा और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद से मुलाकात की। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमाम अली रहमान से भी द्विपक्षीय मुद्दों पर वार्ता की गई। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। विधानसभा से दोबारा पास विधेयकों को राष्ट्रपति को भेजे जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी नहीं दिए जाने और लटकाए रखने के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा से दोबारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजे जाने पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल सहमति रोकने के बाद विधानसभा से दोबारा पारित होने पर विधेयकों को राष्ट्रपति को नहीं भेज सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के पास विधेयक के बारे में 3 ही विकल्प हैं, या तो वह सहमति दे सकते हैं, या सहमति रोक सकते हैं, या फिर विधेयक को राष्ट्रपति के पास
भेज सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुना गया है भारत। तो सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन के बारे में जान लेते हैं, यानी कि IMO के बारे में, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की ये एक विशिष्ट एजेंसी है जो जलयानों के यातायात को नियंत्रित करती है। इसकी स्थापना 1958 यानी 1958 में की गई थी और इसमें टोटल 174 कंट्रीज़ हैं, जिसमें कि 3 एसोसिएट सदस्य भी हैं और जिनेवा में इसकी स्थापना की गई थी, ये जरूर याद रखिएगा। देखिए, भारत को जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है परिषद के लिए फिर से चुना गया है। समुद्री जो परिषद है IMO का कार्यकारी अंग है और संगठन के काम की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। उल्लेखनीय है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे बड़ी रुचि वाले 10 देशों की श्रेणी में आता है। इस श्रेणी में ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हैं। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरस्वामी ने कहा कि यह चुनाव वैश्विक समुद्री संचालन में भारत के विविध योगदान को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मोटे अनाज के मानकों के विकास पर सराहा गया भारत का प्रस्ताव। अब देखिए, इसको श्री अनाज नाम दिया गया है और वैसे इसे हम लोग मिलेट बोलते हैं। मिलेट का मतलब होता है मोटे अनाज। इसमें 46वां सत्र जो इटली के रोम में हुआ है विश्व खाद्य संगठन द्वारा, तो उसमें बताया गया कि कोडेक्स एलिमेंटेरस कमीशन ने भी इटली के रोम में जो 46वां सत्र हुआ उसमें भारत के दिए गए मानकों की प्रशंसा की है। भारत ने 15 प्रकार के मोटे अनाज के लिए गुणवत्ता के 8 मानक निर्धारित किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व स्वास्थ्य संगठन के गठित CSE के 188 सदस्य देशों वाले संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने भारत के बताए गए ज्वार और बाजरा का अनुमोदन किया है। नेक्स्ट न्यूज है, 3 दिवसीय वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। देखिए, भारत आगामी 4 दिसंबर सोमवार से 3 दिवसीय वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। शिखर सम्मेलन में प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों, भू राजनीतिक पर इसके प्रभाव, नई प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, नवाचार व राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर विमर्श किया जाएगा। विदेश मंत्री S जयशंकर के संबोधन से सम्मेलन की शुरुआत होगी। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि शिखर सम्मेलन की थीम है जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी होगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से और बिजनेस पेज में हमारे लिए 3 न्यूज हैं। तो पहली न्यूज़ है कि नवंबर में 1.67 लाख करोड़ रहा GST संग्रह और पिछले अगर हम नवंबर की बात करें यानी नवंबर 2022 की, तो उसके मुकाबले 15% अधिक रहा है। इस वर्ष नवंबर में इसका जो कलेक्शन है वो 1,67,929 करोड़ है, जो पिछले नवंबर में 1.60 लाख करोड़ रुपए था। यानी कि 8 महीनों में ये इतना एक साल में ये इतना बढ़ा है। और पिछले 8 महीनों की बात करें तो सितंबर में ये सबसे ज़्यादा था। अक्टूबर में ये 1.72 लाख था और लाख करोड़ था, और जबकि अप्रैल में 1.87 लाख करोड़ था, यानी कि अप्रैल में सबसे ज़्यादा था। GST के बारे में आपको कई बार वीडियो में बताया जा चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ है RBI और बैंक ऑफ इंग्लैंड में एक समझौता हुआ है और ये जो अंतर्राष्ट्रीय क्लियरेंस है, जैसे चेकों का क्लियरेंस होता है इंडिया में, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा SBI से करती है, एक क्लियरिंग हाउस होता है जहां पर चेकों का आदान प्रदान किया जाता है। उसी तरीके से RBI और उसी तरीके से इंटरनेशनल क्लियरिंग सिस्टम भी होता है जिसमें RBI और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इसमें समझौता किया है ताकि इनका जो भी लेन देन है, क्लियरिंग है, वो आसानी से हो सके। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि भारत में आर्थिक विकास की रफ्तार सबसे तेज 7.6% की तुलना में अमेरिका और चीन सहित दूसरे देशों से अधिक रहेगी। ये एक आंकड़ा जाहिर किया गया है जिसको भारत ने यानी कि RBI ने ही और वित्त मंत्रालय ने ये आंकड़ा जारी किया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं जो है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में हम अभी ये कॉप ही चल रहा है, उसको स्किप करेंगे। उसके बाद गाजा पट्टी में फिर से 4 दिन के युद्ध विराम के बाद फिर से युद्ध शुरू हो गया, दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं, इस न्यूज़ को भी स्किप करेंगे।
बाकी भारत अमेरिकी साझेदारी मजबूत करने को संधू और रोजर्स में चर्चा। देखिए, अमेरिका में भारत के राजदूत रणजीत सिंह संधू ने गुरुवार को एक संसदीय समिति के अध्यक्ष माइक रोजर्स से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रक्षा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी डोमेन सहित भारत अमेरिकी द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की। रोजर्स विदेश मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं। संधू ने बैठक के बाद एक्स पर पोस्ट में कहा कि रोजर्स के साथ फिर से मिलना बेहतर रहा। रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी ICTE सहित भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा को आगे बढ़ाया गया है। चलिए, तो ये आज का यानी कि 2 दिसंबर 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।